हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर, पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक संविधान के निर्माण के इतिहास और उसकी प्रोसेस पर, उसकी प्रक्रिया पर चर्चा की, जिसमें हम लोगों ने 1895 से लेकर के 26 नवंबर 1950 तक जो है संविधान के निर्माण की मांग जो पहली बार उठाई गई थी वहाँ से लेकर के आपके संविधान के निर्माण कंप्लीट होने तक की पूरी प्रोसेस पर चर्चा की। और हम लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हो गया था, लेकिन इसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के संविधान को लागू करने से ठीक 2 दिन पहले अर्थात 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक आयोजित की गई। इस अंतिम बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें से पहला फैसला था जो संविधान सभा है, उस संविधान सभा के लिए अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि भारत के स्वतंत्रता के पश्चात कैबिनेट मिशन की योजना के तहत यहाँ पर भारत की शासन व्यवस्था अंतरिम सरकार के माध्यम से संचालित की जा रही और भारत के लिए कानून का निर्माण करने का अधिकार संविधान सभा को सौंप दिया गया। लेकिन अब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होने जा रहा। तो जब हमारा संविधान लागू होगा तो हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि भारत के लिए कानूनों का निर्माण विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। तो जैसे ही संविधान लागू हो जाएगा तो तत्काल कानून की आवश्यकता है ना, दिन प्रतिदिन पड़ती है। तो तत्काल कानून बनाने की एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि इतने जल्द जो है विधानमंडल का गठन संभव नहीं है। और जब तक विधानमंडल का गठन नहीं होता है तो विधि का निर्माण कौन करेगा? क्या संविधान सभा कर सकती है? तो संविधान सभा अभी तक तो करती रही, लेकिन जैसे ही संविधान लागू हो जाएगा तो अब संविधान सभा कानूनों का निर्माण नहीं कर पाएगी, क्योंकि संविधान के अनुसार कानूनों का निर्माण करने का अधिकार हमने किसको दे दिया? विधानमंडल को। इसी समस्या को हल करने के लिए संविधान सभा की इस अंतिम बैठक में 24 जनवरी 1950 को हमने अर्थात संविधान सभा के द्वारा संविधान सभा ने संविधान सभा को अंतरिम संसद, इंटरिम पार्लियामेंट है ना, अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। और जैसे ही उसको अंतरिम संसद में परिवर्तित किया, अब कानून बनाने का अधिकार इस अंतरिम संसद को मिल गया। और यही अंतरिम संसद 1952 में जब तक कि पहली लोकसभा का गठन नहीं हो गया, तब तक यही अंतरिम संसद कानून बनाती रही। तो इस संविधान सभा की अंतिम बैठक में पहला जो फैसला लिया गया, महत्वपूर्ण फैसला, वो क्या था? संविधान सभा के लिए अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक, अंतरिम संसद में बदल दिया गया। ठीक, दूसरा महत्वपूर्ण जो फैसला था वो था इस संविधान सभा के द्वारा जब इसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया तो इसी दिन हमारी संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
इनके लिए भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। इसी दिन एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। राष्ट्रमंडल की सदस्यता, राष्ट्रमंडल की सदस्यता, इस पर काफी चर्चा हुई, काफी बहस हुई, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि अभी अभी हम ब्रिटेन से आज़ाद होते जा रहे हैं, अभी अभी हम लोग गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो रहे हैं और फिर से राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेकर के हम एक बार पुनः गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो राष्ट्रमंडल के गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं, उसमें खास करके उद्घाटन और समापन सत्र के दौरान जो सभी सदस्य देशों की प्रमुख की चेयर लगी होती हैं, वो एक कतार से लगी होती हैं और एक चेयर थोड़ा सा अलग होती है, जिस पर ब्रिटिश महारानी या उसका प्रतिनिधि बैठता है। और सांकेतिक रूप में कॉमनवेल्थ के द्वारा उसे अपना प्रमुख माना जाता है। इसी को लेकर के संविधान सभा में विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि फिर से उसी गुलामी की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया कि राष्ट्रमंडल जो संस्था है वह ब्रिटेन की कोई संस्था नहीं है, बल्कि यह उन देशों की जो कि कभी न कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, उन देशों की यहाँ पर एक विकासशील देशों की का संगठन है, एक दूसरे की सहायता के उद्देश्य से, एक दूसरे की यह तो कहना चाहिए कि हेल्प करने के लिए। दूसरी चीज, हम ये सदस्यता किसी के दबाव में नहीं ले रहे, हम अपनी स्वेच्छा से इस सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं। और तीसरी चीज, हम इससे बंधे हुए नहीं हैं। जिस दिन हमें लगेगा कि यह संस्था हमारे अनुकूल नहीं है, उस दिन हम इस संस्था को त्याग सकते हैं, इसकी सदस्यता को त्याग सकते हैं, इसको छोड़ करके बाहर आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर इसकी सदस्यता लेने में किसी प्रकार की कोई बाधा, कोई व्यवधान नहीं है। तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता भी इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ग्रहण की गई। इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक में ही एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। राष्ट्रगान, राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान के बारे में आप सभी को जो है तो ज्ञात होगा कि वंदे मातरम पूरे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, पूरी आज़ादी के दौरान हर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जुबान पर यह शब्द प्रमुखता से था, वंदे मातरम। फांसी पर झूलते हुए भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जुबान पर एक ही शब्द होता था, वंदे मातरम। तो यहाँ पर राष्ट्रगान बनने का सबसे अधिक अधिकारी है ना, वंदे मातरम था। और इस पर आम सहमति भी बन गई, सभी लोग इसके पक्ष में थे
कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाया जाए। लेकिन मुस्लिम समुदाय ने यह कहते हुए कि आप इसको राष्ट्रगान बनाना चाहते हैं, बेशक बनाइए, हमें इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें राष्ट्र को एक माता के रूप में माना गया है, उसकी वंदना की गई है, उसकी जो है तो अर्चना की गई है, और हम अपने अल्लाह, अपने पैगंबर के अलावा अन्य किसी को जो है वह स्थान नहीं दे सकते। तो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय ने कहा कि हम आत्मिक रूप से इससे नहीं जुड़ पाएंगे, बाकी हम इसका पूरा सम्मान करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बाकी लोगों ने कहा कि अगर एक बड़ा वर्ग आत्मिक रूप से देश के राष्ट्रगान से नहीं जुड़ पाएगा तो फिर ऐसे राष्ट्रगान का क्या मतलब? क्योंकि राष्ट्रगान एक राष्ट्रभक्ति की भावना होती है जो कि सभी नागरिकों के लिए एक सूत्र में प्रोने उसको जोड़ने का काम करता है। तो बाद में विचार हुआ कि फिर किसे राष्ट्रगान बनाया जाए। तो जन गण मन जो वर्तमान में राष्ट्रगान है, तो इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होगी कि 1911 में जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे तो उनके स्वागत गीत के रूप में जनगण मन को गाया गया था। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, हे भारत के भाग्य विधाता तेरी जय हो। तो अंग्रेजों की स्वागत गीत के रूप में उसको गाया गया, लेकिन फिर भी इसमें जो ब्रिटिश वंदना के संदर्भ में ब्रिटिश जो है तो कहना चाहिए कि ब्रिटिश वंदना के संदर्भ में उसकी जो है तो महिमा के संबंध में जो प्रावधान थे उनको अलग किया गया, और इसमें चूंकि अधिकांश भारत का वर्णन मिलता है तो यहाँ पर उसे भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार करने का फैसला किया गया है ना। जैसे पंजाब सिंध गुजरात मराठा है ना, एक पूरे क्रम में पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रावण उत्कल वंग विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तो पूरा एक भारत का अधिकांश हिस्सा का वर्णन इसमें मिलता है। तो इसे राष्ट्रगान स्वीकार करने के संदर्भ में सहमति बनी और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया। लेकिन वंदे मातरम भी चूंकि पूरे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रमुखता से गाया गया, हर किसी की जुबान पर था, तो उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही हमने राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को शामिल किया। तो 24 जनवरी 1950 को हमने संविधान सभा के लिए अंतरिम संसद में परिवर्तित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। राष्ट्रमंडल की सदस्यता को ग्रहण किया गया। इसी दिन राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया। इसी दिन राष्ट्रगीत को भी स्वीकार किया गया, है ना। राष्ट्रध्वज के संदर्भ में आपको जानकारी होगी, है ना। राष्ट्रध्वज, है ना, इसके लिए पहले ही हम लोग 22 जुलाई 1947 को स्वीकार कर चुके थे, है ना। राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया गया।
ठीक। तो इस प्रकार से ये संविधान सभा की अंतिम बैठक रही, है ना, जिसमें ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। और उसके बाद हम लोग जानते ही हैं, है ना, कि 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू कर दिया गया। और इस प्रकार से हमारा देश एक संविधान के अनुसार संचालित होने वाला विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बन गया है। और यह संविधान विश्व का विशालतम सबसे विस्तृत संविधान बन करके तैयार हो गया और इस संविधान के द्वारा हमारे देश को संचालित किया जाने लगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगले वीडियो से हम लोग अपनी यात्रा को पुनः प्रारंभ करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।